सूबाई असेंबली में मुस्लिम लीग नून जब ओपोजिशन में थी तब इनका ये रवैया था, लेकिन आप हुकूमत में आके अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है वो फिर ऐसे ही होगा कि आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन जब आप यही हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर मलिक अहमद खान साहब की तरह आपको डिसिप्लिन याद आ जाता है। 10 मई के बाद मुझे ये लगता है अब हमें मिडल ईस्ट की तरफ नहीं देखना कि उम्मत मुस्लिमा को लीड कौन कर रहा है। अब हमने ये तय करना है पाकिस्तान क्या करता है, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है अपना वो फर्म स्टांस रखना चाहिए कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो तब तक तो इस बात पर बहस करना भी फजूल है। एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो आने वाला दौर मुझे ये लगता है कि मुश्किल होता जा रहा है आम पाकिस्तानी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की हमारी पहली स्टोरी पंजाब के स्पीकर, पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान साहब के मुतल्लिक है। जिस तरह लाहौर में बादल गरज रहे थे, बरस रहे थे, या पंजाब में आजकल मौसम बड़ा बादल रहते हैं, बड़ा रोमांटिक है, वैसे तूफान आता है, काले बादल आ जाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, थंडर स्टॉर्मिंग शुरू हो जाती है, बादल गरजते हैं, बरसते हैं। यकीन करें यही कैफियत मैंने आज मलिक अहमद खान साहब पे उतरती देखी। बड़ा गरज रहे थे, बरस रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि आज के बाद पंजाब असेंबली में कोई किसी का नाम लेने की भी जरूरत नहीं करेगा। और मैं उनकी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि जी वजीर ख़जाना जब तकरीर करो उस पर हमला क्यों किया जाए, ठीक है जी, और ऐवान का तकद्दुस क्यों पामाल किया जाए, हुल्लड़बाजी क्यों की जाए। उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि कायदे ऐवान तकरीर करे, आप बजट की कॉपियाँ फाड़ दें। मैं यहाँ तक तो उनसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, एक शेर है जिसका, मेरी शायरी इतनी अच्छी नहीं है कि मेरा याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, कुछ ऐसा शेर है। लेकिन अगर हम माजी में झांकें, तारीख के औराक को अगर हम खंगालें, तो कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, पहले आप वो देखें। ये परवेज़ इलाही को मार रहे हैं। कोई शर्म से सया करो। IMF का जो यार है IMF का गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो। ये जो आपको ऐवान का तकद्दुस पामाल होते नजर आ रहा है, ये जो आपको साबका वजीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, जो 2 दफ़ा पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं, आपको ज़ख्मी हालत में नज़र आ रहे हैं। इनकी ना ये किसी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ना कोई ये फिल्म चल रही है। ये कौमी और सूबाई असेंबली में मुस्लिम लीग नून जब ओपोजिशन में थी तब इनका ये रवैया था। आज का मुस्लिम लीग नून का जो एक स्टांस है, जब वो गवर्नमेंट में है, चाहे पंजाब में हो या वफाक में हो, वो कहते हैं जी ऐवान का तकद्दुस पैमाल नहीं होना चाहिए। और ऐवान में किसी की क्या जरूरत है कि ऐवान का टाइम वेस्ट करे। ये एक आईनी अदारा है, हमें इसको लेके चलना है, और जो कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको डीसीट कर दिया जाएगा। 26 मेंबरों को ये कह रहे हैं, यानी उन पर तलवार लटक रही है, हमेशा के लिए फारग हो जाएंगे। इस वक्त ये इतने पुरजोश नजर आ रहे हैं। लेकिन माजी में ये जो कुछ होता रहा, क्या परवेज़ इलाही किसी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रहे थे? क्या सुल्तान रई ने उन पर हमला किया? क्या पीटीआई ने उन पर हमला किया? क्या एएनपी ने उन पर हमला किया? क्या जमात इस्लामी ने उन पर हमला किया? क्या एमक्यूएम ने उन पर हमला किया? क्या माजी में नून लीग की ये रविश नहीं रही? सवाल ये है, अगर हमने अपने आप को दुरुस्त करना है तो हमें अपना माजी भी देखना पड़ेगा। यकीनन मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि वजीर ख़जाना तकरीर करो, आप उस पर कॉपी मार दो, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल कल्चर है, इट हैज़ बिकम पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। डजंट मैटर वेयर एवर यू लिव, चाहे पंजाब में आप रहते हैं, आप सिंध में रहते हैं, आप वफाकी असेंबली को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल कल्चर का हमारे हिस्सा बन चुका है, धींगा मुश्ती। जब आप ओपोजिशन में होते हैं आप इनकलाबी बन जाते हैं, आप धींगा मुश्ती की तरफ जाते हैं, आप लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हैं, आप गुल गुब्बारा जो कुछ कह लें आप सब करते हैं। लेकिन जब आप यही हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर मलिक अहमद खान साहब की तरह आपको डिसिप्लिन याद आ जाता है। डिसिप्लिन की बात यह हजूरे वाला, हमें ओपोजिशन में रहकर भी डिसिप्लिन को ऑन करना चाहिए। अब मज़ा ये था कि आज मलिक अहमद खान साहब माजी में भी जो उनकी सियासी जमातों से ये, या उनकी सियासी जमात से या दीगर सियासी जमातों ने ये गलतियाँ की हैं, ऐवान का तकद्दुस पामाल किया, वो उसको भी कंडेम करते, तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती कि हाँ यार अब ये रविश सही चल पड़ी है कि माजी में हमारे फ़लाँ फ़लाँ अरकान हैं।
मैं परवेज़ इलाही साहब से माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर मज़ा आता। लेकिन आप हुकूमत में आके अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है वो फिर ऐसे ही होगा कि आप इंटिमिडेट करने की कोशिश करें, आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्योंकि मलक अहमद ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म गलत बयानी पर फ़ारग किया जा सकता है। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की बात की, उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 62, 63 के तहत कार्रवाई नहीं करूँगा, हमारे पास एक ऑप्शन है आर्टिकल 148, क्योंकि मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी उनके तहत फ़ारग किया गया था। तो जब तक ये पार्लिमानी पार्टी उन्होंने नाम नहीं लिया, बैठेंगी नहीं, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगी, मैं इनको फ़ारग कर दूँगा, इन्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। यानी यार वो काफ़ी गुस्से में थे, वो उनकी बातों से महसूस हो रहा था उनको सपोर्ट भी हासिल है। क्योंकि पाकिस्तान में एक सच्ची बात यह है कि आप कोई बड़ा स्टेप तब लेते हैं जब आपको ना नज़र आने वाली कुव्वतों की सपोर्ट हासिल हो। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज उनका जोशो खरोश देखकर मुझे ये महसूस हो रहा था कि उनके पास पूरी सपोर्ट है। लेकिन क्या हुकूमत बदलने में वक्त लगता है? क्या आज जो ट्रेजरी बेंचेस में वो अपोजिशन बेंचेस में अगर चले जाएं और अपोजिशन वाले हुकूमती बेंचेस में आ जाएं, फिर क्या नून लीग या दीगर सियासी जमातें इस तरह डिसिप्लिन की बात करेगी? मेरा ये सवाल है। फिर क्या बजट के दौरान वो इस तरह डिसिप्लिन को फॉलो करेगी? फिर क्या वो पीसफुल एहतजाज करेगी? माजी की तारीख बताती है सच ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मेरी राय है, आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी। अच्छा व्यूअर्स, इससे बात की जो इस वक्त की जो एक अहम तरीन खबर है, जो मैं काफ़ी ज़्यादा इसका मैन्यूटली जायज़ा भी ले रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसका मैं तालिब इल्म हूँ। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त जो एक थ्योरी या एक जो पत्ता सियासी मंडी में फेंका गया है, यानी इंटरनेशनल मंडी से मुल्की मंडी में, मंडी होती है ना मार्केट, या इंटरनेशनल मार्केट से नेशनल मार्केट में एक पत्ता फेंका गया है, वो है इजराइल को तस्लीम करने का। अगर आप नोट करें, नजम सेठी साहब एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस पर खुल के बात की। उन्होंने कहा क्या एतराज़ है अगर हम उसे तस्लीम कर लेते, अगर सऊदी अरेबिया दीगर बड़े बड़े इस्लामी मुल्क उसको तस्लीम कर लेते तो हमें भी कर लेना चाहिए। अच्छा, नजम सेठी साहब ये समझा जाता है कि अदारों के भी करीब हैं और बिलखुसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मियाँ शहबाज साहब के काफ़ी करीब हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब कभी भी मुझे भी हुकूमत की तरफ से कोई इन्विटेशन आया तो वहाँ नजम सेठी अगर नहीं थे तो उनकी बेगम साहिबा ज़रूर बैठी होती हैं। जब भी हम गवर्नर हाउस के या वज़ीर आला हाउस के और वहाँ मियाँ शहबाज साहब आए, बिलखुसूस जब मियाँ शहबाज साहब आते हैं तो उनका इस फैमिली से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह पीटीआई के खान साहब के साथ भी मैं कई मरतबा ज़मान पार गया था, तो वहाँ भी जो इस वक्त आपको अहम तरीन यूट्यूबर नज़र आते हैं वो वहाँ मौजूद होते थे। लेकिन बात ये, आप ताल्लुक़ सबसे बनाएं, अवाम के सामने आप वो बात करें जो जिसका सहाफ़त तकाजा करती है, यानी सच्ची बात करें। अच्छा, नजम सेठी साहब आजकल ये कह रहे हैं कि जी कबूल कर लिया जाए, इसमें क्या मसला है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसके मुत्तल्लिक ढके छुपे अल्फाज में कुछ बातें की हैं, यानी ओपनली तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो भी उनसे भी इस तरह के सवालात हुए हैं। अच्छा, अब असल इशू ये है कि किसके प्रेशर पर इजराइल को तस्लीम किया जाएगा। ओबियसली वेस्ट का प्रेशर, वेस्ट को कौन लीड करे? अमेरिकन प्रेशर। सऊदी अरेबिया पे भी हो सकता आए ये प्रेशर, और अगर सऊदी अरेबिया तस्लीम करता है उसके बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया का तस्लीम करना और इन हालात में टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट का जो फार्मूला है वो भी इम्प्लीमेंट होते नज़र नहीं आ रहा। और इन हालात में जो मशरिक़ वस्ता में जो हमारे ग़ज़ा के हमारे बहन भाई हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, मैं तो उसे करबला एपिसोड पार्ट 2 कहता हूँ, सबके सामने है। उस पर एकदम एक ऐसी क़ुव्वत को तस्लीम कर लेना, फिर ईरान के साथ उसकी एक 12 दिनों का जो एडवेंचर हुआ और उसमें उसे हजीमत का सामना उठाना पड़ा उस मुल्क को, यानी इजराइल को। तो इन हालात में अगर हम तस्लीम करते हैं इंटरनेशनल प्रेशर के तहत तो क्या ब्रेक लग जाएगी? उसके बाद अगर प्रेशर ये आ जाता है आपने ईरान के ख़िलाफ़ हमें अड्डे देने हैं या भारत की बालादस्ती तस्लीम करें, फिर कश्मीर पर आप अपना मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लें, आपने जो यहाँ पर हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान में वहाँ चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करें, इधर अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। अगर दीगर प्रेशर इस तरह के आ जाते हैं जो इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो क्या पाकिस्तान उसको सस्टेन कर पाएगा? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह वाली पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए जो बानी पाकिस्तान ने इजराइल के मुतल्लिक दे दी थी। मेरी ये राय है। मैं नहीं समझता कि इस मौके पर पाकिस्तान को उसे कबूल करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान 10 मई के बाद
बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईआर, मुझे ये लगता है अब हमें मिडल ईस्ट की तरफ नहीं देखना कि उम्मत मुस्लिमा को लीड कौन कर रहा है। अब हमें देखना है कि उम्मत मुस्लिमा को लीड सिर्फ एक मुल्क कर रहा है और वो पाकिस्तान कर रहा है। ये इसमें कोई ढकी छुपी राय नहीं है। पाकिस्तान ने पूरी वेस्ट को शिकस्त दी है, उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भारत के साथ मार्के में 7 मई से 10 मई तक। तो उम्मत मुस्लिमा को अब हम लीड कर रहे हैं। हमें अपने आप को अब उस कॉम्प्लेक्स से निकालना है कि सऊदी अरेबिया क्या करेगा, जॉर्डन की क्या पॉलिसी है। जॉर्डन तो ऑलरेडी आपके सामने उनके साथ मामला तय कर चुका हुआ है। बेसिकली अब सऊदीया की तरफ देखा जा रहा है। तो हम ये देखेंगे जी सऊदीया क्या करता है, सऊदीया के बाद हम क्या करें। नहीं, अब हमने ये तय करना है पाकिस्तान क्या करता है। और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है अपना वो फर्म स्टांस रखना चाहिए कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो, जब तक अब वहाँ पर जो अहले फ़लस्तीन है उनके ज़ख्मों पे मरहम पट्टी ना रखी जाए, उस तब तक तो इस बात पर बहस करना भी फजूल है। ये हमारी मिनिमम पोजीशन होनी चाहिए, मिनिमम पोजीशन, कम से कम तो ये तो पोजीशन हो। वरना कायदा अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कुछ फरमा गए वो तो आपके इल्म में, क्योंकि फिर ब्रेक नहीं लगती। याद रखिए, रियासत जब एक डिमांड मान लेती है उसके बाद ब्रेक नहीं लगती, फिर मज़ीद प्लॉथरा ऑफ डिमांड्स आ जाती हैं, यानी बेशुमार आप पर डिमांड्स इम्पोज कर दी जाती हैं। और व्यूअर्स, आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो थोड़ा सा मुझे पेनफुल भी लगा है। ये मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर लाया हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से कोई बात ना करूँ, क्योंकि जून 2024 से लेकर मई 2025 यानी एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक साल में 8,312 अरब रुपए का कर्जा लिया है। कर्जा लेके आप घर चला लें, आप दुकान चला लें, आप ज़मीन का कारोबार कर लें, आप भट्टी चला लें, आप मिल चला लें, आप क्लिनिक चला लें, आप जनरल स्टोर चला लें, आप मेडिकल स्टोर चला लें, आप हॉस्पिटल चला लें। कर्जा लेके आप दुनिया का कोई काम भी चला लें, जब तक आप वहाँ पर है कर्जे ले रहे हैं, ठीक है। आप चले गए, आपके आने के बाद जो लोग आएंगे उनको पेन होगी, उनको तकलीफ होगी, वो अजियत में मुब्तला होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की भी आज एक स्टेटमेंट आई है, ARY पे खबर चल रही है कि जी पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकला है। अल्लाह करे पाकिस्तान निकला है हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, महंगाई में हम कमी लें, इन्फ्लेशन रेट बहुत तारीख की कम तरीन सतह पर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यानी अब मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी भी मैंने पढ़ी है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ रियासत की इकोनॉमी कुछ और है डेवलपिंग वर्ल्ड में, जो IMF डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मैं उनके मुतालिक बात कर रहा हूँ, जहाँ जो आपका निज़ाम है ना वो बैरूनी क़ुव्वतें, बिलखुसूस आपकी मईशत बैरूनी क़ुव्वतें चलाती हैं। वहाँ पर रियासती मईशत कुछ और है, अवामी मईशत कुछ और है। मैं नहीं कहता गवर्नर स्टेट बैंक झूठ बोल रहे हैं इस नहज पर आकर कि ये 21वीं सदी है, आपके मुल्क की तगड़ी तरीन अपोजिशन है, PTI का तगड़ा तरीन मीडिया है, वो तो विद इन नो टाइम कहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक झूठ बोल रहे हैं। फिर इंटरनेशनल जो बिजनेस या इकोनॉमी रिलेटेड थिंक टैंक्स हैं वो एक्टिव हैं, और पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया है, विद इन नो टाइम आप एक्सपोज हो जाते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ अवाम है, जहाँ कम से कम 25 करोड़ में से 23 से 24 करोड़ अवाम की मईशत हो रहा है, ये फ़र्क जो है ना, ये जो एक स्टार्क डिफरेंसेस है, इसको कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अवाम के पास जाता हूँ, जब आप अवाम के पास जाते हैं, अवाम बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, खाद की बढ़ती हुई कीमतें, आपका किसान, अद्वियात की कीमतें, ठीक है, साफ़ पानी की फैसिलिटीज़ ना होना, फिर स्टंट ग्रोथ बच्चों की, फिर आप में जो वो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में रेशो कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, कितने लाख डिग्री होल्डर बाहर आते हैं, उनको कितनी जॉब्स मिलती है। यानी एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी की या 22 से 23 या एटलीस्ट 23 से 24 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत और है, और रियासत की या गवर्नमेंट की बल्कि मैं कहूँगा मईशत और है। जो भी सॉरी हुकूमत आएगी वो ये कहेगी जी हमने रिलीफ दे दिया, हमारे ये फिगर्स हैं। अवामी फिगर्स वो नहीं है जो हुकूमती रिलीफ है, चाहे वो PTI हो या माजी में भी आप चले जाएं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मौजूदा गवर्नमेंट, PTI का दौरे हुकूमत, डॉलर देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, बिजली के यूनिट्स आप देख लें, और उस वक्त मुल्क में कर्जा कितना था वो आप देख लें, सेहत कार्ड देख लें, काफ़ी बेहतरी थी। तो आने वाला दौर मुझे ये लगता है
कि मुश्किल होता जा रहा है आम पाकिस्तानी के लिए। ये मेरी राय है।